नमस्कार किसान बंधु, किसान खेतीबाड़ी चैनल में एक बार फिर आपका भव्य स्वागत है। किसान खेतीबाड़ी के माध्यम से जैविक खेती के बारे में जो पाठ का प्रसंग चल रहा है उसमें आज चौथा दिन है, जिसमें आज हम जैव उर्वरकों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। जैविक खेती के लिए जैव उर्वरक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उर्वरक शब्द का तात्पर्य है कि ज़मीन को उपजाऊ या उर्वरक बनाए। डाई अमोनियम सल्फेट, डीएपी, यूरिया आदि उर्वरक के सभी जानते हैं। फसलों की उत्पादन क्षमता के वृद्धि के लिए किसान इनका प्रयोग खेती में करते हैं। ये रासायनिक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास आदि पोषक तत्व मिट्टी में डालते हैं, जिनका अवशोषण पौधा करते हैं। इन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना किसानों के लिए अभी हाल में जाना, जबकि हजारों वर्ष पूर्व हमारा किसान जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करता चला आ रहा है। जैव उर्वरक वह माध्यम है जिससे अत्यंत सूक्ष्म जीवाणु, कवक अथवा शैवाल पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव प्राकृतिक विधियों से लगातार मिट्टी की उर्वरा शक्ति की वृद्धि करते हैं। आधुनिक समय में नाइट्रोजन और फास्फोरस तत्वों को मिट्टी की उपलब्धता के लिए जैव उर्वरकों का विकास किया गया है। जैव उर्वरकों के व्यापक प्रसार के लिए भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद की स्थापना 1983 में की गई। जैव उर्वरकों की ज़रूरत आखिर भूमि के क्यों है, इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें तो रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती जा रही है। इसे पुनः अपनी मूल स्थिति में आने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाता आ रहा है। जैव उर्वरक हमारे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भी खाद्य सामग्रियों एवं जल में नाइट्रोजन, नाइट्राइस, नाइट्रिक एसिड आदि की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। पशुधन की कमी के कारण खेत में गोबर की खाद नहीं मिल रही है। कीटनाशी एवं रासायनिक उर्वरकों के कारण खाद्य सामग्रियों की विषाक्त बढ़ती जा रही है। इसके वजह से इनका निर्यात नहीं हो पा रहा है, क्योंकि विदेशों में जैविक खाद की मांग है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने के लिए घोलन सूक्ष्म जीवों को सेल्यूलोज को विघटित करने वाले सूक्ष्म विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए जैव उर्वरकों का प्रयोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पौधों के स्वस्थ वृद्धि की लाभकारी प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में प्रचलित कुछ जैव उर्वरकों का प्रभाव एवं उनका उपयोग नीचे दिया जा रहा है। राइबोजेमियम कल्चर। राइबोजेमियम कल्चर के बारे में अगर हम ध्यान दें तो हमारे वायुमंडल में 80% नाइट्रोजन है। 1 हेक्टेयर भूमि पर वातावरण में अनुमानतः 2000 टन नाइट्रोजन उपलब्ध रहती है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मृदा में स्थायीकरण किया जाता है। अगर हम दलहनी फसलों को राइबोजेमियम कल्चर में उपस्थित करते हैं तो सूक्ष्म जीवाणु 50 से 100 किलोग्राम की वृद्धि करते हैं। इसके फलस्वरूप 10% से 60% तक की वृद्धि होती है। अतः दलहनी फसलों का अगर प्रयोग किया जाए तो भी हमारे मिट्टी में राइबोजेमियम की मात्रा बढ़ती है और प्रति किलोग्राम खेत में 50 से 100 किलोग्राम की वृद्धि होती है। दलहनों की भरपूर पैदावार लेने के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक वर्ष बीज को बोने से पहले राइबोजेमियम कल्चर मिलाकर ही बुआई करें। इससे पौधों की जड़ों पर प्रभावी ग्रंथियां बन जाती हैं, जिससे उपस्थित जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया संपन्न होती है। राइबोजेमियम कल्चर के गुण कुछ इस प्रकार हैं कि मिट्टी में रहने वाले प्राकृतिक राइबोजेमियम की अपेक्षाकृत राइबोजेमियम कल्चर अत्यधिक प्रभावशाली होता है। विभिन्न प्रकार के जलवायु दशाओं में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता रखता है। पौधों की जड़ों की अच्छी प्रभावशाली ग्रंथियां बनाता है।
विभिन्न फफूंदीनाशक एवं कीटनाशकों को प्रति पर्याप्त सहनशीलता दर्शाता है। राइबोजेमियम कल्चर से हमारा लाभ मिट्टी के पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि करता है। दलहनी पौधों की उपज 15 से 20 किलोग्राम प्रति कट्ठा की वृद्धि करता है, कम कीमत में उपलब्ध हो जाता है। एजोवेक्टर का उपयोग अनाज वाली फसलों जैसे गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा के अलावा सब्जी वाली फसलों में भी किया जाता है। एजोवेक्टर के प्रयोग से भूमि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है तथा जीवाणु मुक्त रूप में मृदा के पौधों की जड़ आसपास रहते हैं। वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन से स्थिरीकरण कर पौधों में नाइट्रोजन उपलब्ध करा सकते हैं। ये जीवाणु भूमि में कई प्रकार के सक्रिय पदार्थ जैसे एंडोल, एसिटिक, जाइबोरकेलिक अम्ल का भी निर्माण करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे खेतों की उर्वरक क्षमता में बहुत बढ़ोतरी होती है, जड़ों के फैलाव में भी सुधार होता है और एजोवेक्टर के लाभ पौधों की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, जिसके पौधों में वृद्धि होती है। बीजों की अंकुरण क्षमता में भी सुधार होता है। मृदा में 20 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष स्थिर होता जाता है। अल्टरनेरिया और फ्यूजेरियम नामक फफूंद की बाढ़ को रोकता है, उपज में 20% तक की बढ़ोतरी करता है। तीसरा और महत्वपूर्ण बिंदु है फॉस्फेट विलेपकारी सूक्ष्मजीव पीएसबी। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन के बाद आवश्यक तत्वों की श्रेणी में स्फुर एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्फुर पौधों की कोशिकाओं के विभाजन, जड़ ग्रंथियां के विकास, फल, फूल एवं बीज निर्माण के लिए अत्यंत उपयोगी पोषक है। फॉस्फेटिक उर्वरकों द्वारा फसलों के लिए मृदा में स्फर की जितनी मात्रा दी जाती है उसका केवल 20 से 30% ही फसल में उपलब्ध होता है। बाकी बची मात्रा मृदा में स्थिर हो जाती है, जो उस फसल के लिए अपर्याप्त है। इसका उपयोग पौधे नहीं कर सकते हैं। फास्फोरस विलायक जीवाणु पीएसबी मृदा में उपस्थित घुलनशील फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध करा देती है। पीएसबी कल्चर का उपयोग बीजों को उपचारित करके किया जाता है। खेत की तैयारी करते समय अंतिम जुताई के समय 3 से 4 किलोग्राम पीएसबी कल्चर को 50 किलोग्राम अच्छी सड़ी गोबर के साथ मिलाकर भूमि में उपयोग कर सकते हैं। नील हरित शैवाल के बारे में अगर ध्यान दें तो नील हरित शैवाल की भी कई प्रजातियां नॉस्टक, एनामिया, आइलेसेरिया हमारे देश में पाई जाती हैं, जो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण की क्रिया करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण शैवाल की संरचना में स्थित एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका होती है, जो हेटेरोसिस्ट कहते हैं। धान के खेत नील हरित शैवाल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इसकी वृद्धि के लिए आवश्यक ताप, प्रकाश, नमी और पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है। इसका प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है तथा मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। जैव उर्वरकों के उपयोग करने का तरीका है फसलों के बीज उपचार एवं राइजोबियम जीवाणु कल्चर का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आसान तरीका FIR विधि कहते हैं, अर्थात बीज को सर्वप्रथम फफूंदनाशक दवा से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम 3 किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए। तत्पश्चात बीज पर यदि कीटनाशी लगाएं। अंत में बीजों पर राइजोबियम कल्चर का प्रयोग करना चाहिए ताकि कल्चर के जीवाणु जीवित रह सकें। कल्चर को बीज पर अच्छी तरह से लगाने के लिए आजकल चिपकाने वाले पदार्थ भी प्रयोग किए जाने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि उससे डिटर्जेंट पाउडर कभी नहीं मिलावें। सर्वप्रथम आधा लीटर साफ पानी में 200 ग्राम राइबोजेमियम के पैकेट अच्छी तरह मिला लें। तत्पश्चात इस मिश्रण को 1 एकड़ में लगाने वाले बीज पर अच्छी तरह मिलाते जाएं, ताकि बीज पर राइबोजेमियम जीवाणु अच्छी तरह चिपक जाएं। इस कल्चर
लगे बीजों को छाया में थोड़ी देर सुखाकर खेत में शीघ्र बुआई कर दें। राइबोजेमियम कल्चर सेको बीज में लगाने का तरीका और एजोक्टोवेटर तथा पीएससी कल्चर करने का तरीका लगभग बराबर ही है। 1 एकड़ भूमि उपजार करने के लिए 5 पैक्टर कल्चर का प्रयोग करें। इसके लिए खेत की 50 किलोग्राम बारीक मिट्टी अथवा 50 किलोग्राम गोबर कंपोस्ट खाद, 5 पैकेट कल्चर अच्छी तरह मिश्रण करके बुआई करते समय कुंड में रखें। प्रभावित परिमाण प्राप्त हेतु खेत में 2 से 3 टन गोबर की खाद और कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। लेकिन जैव उर्वरकों के प्रयोग करने में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिस पर ध्यान दें कि कल्चर सदैव शीतल, सूखे एवं छायादार स्थान पर ही करना चाहिए। कल्चर के पैकेट के उपयोग करने के लिए खोलकर कभी नहीं रखना चाहिए। कल्चर का उपयोग सदैव अपनी अंतिम तिथि के पूर्व कर लेनी चाहिए। बीज उपचार करते समय FIR विधि को अपनाएं। सदैव बीज पर कल्चर छाया में उपयोग करके ही लगाएं। किसान बंधु, जैविक खेती हमारे लिए बहुत लाभप्रद है, लेकिन कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह लाभकारी और भी बढ़ोतरी कर सकती है। कल्चर करने के बाद बीज को तीव्र उर्वरकों, कीटनाशकों एवं खरपतवार नाशकों के सीधे संपर्क में न आने दें। कल्चर उतने ही बीज लगाएं जितनी बीज की मात्रा उसमें बोई जा सके। जैव उर्वरकों को प्रयोग करने की भी विधि के बारे में ध्यान दें तो बीज को उपचार उसमें प्रमुख आता है। बीज उपचार 500 मिलीलीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ या शक्कर घोलकर 200 ग्राम जैव उर्वरक 1 पैकेट घोल देते हैं। इस घोल में 10 किलोग्राम बीज को हल्के हाथ से मिलाएं, जिससे प्रत्येक बीज पर कल्चर एवं हल्की परत चढ़ जाए। उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर तुरंत बुआई करें। पौधों में जड़ उपचार भी करना बहुत आवश्यक होता है। 1 से 2 किलोग्राम कल्चर का 10 से 20 लीटर पानी में घोल तैयार करके 10 से 15 किलोग्राम बीजों को प्राप्त पौधे जड़ को 10 से 15 मिनट घोल में डुबाकर उपचारित किया जाता है। जो फल जड़ वाले होते हैं और कुछ कंद वाले भी होते हैं, जैसे गन्ना, आलू, अरबी, अदरक आदि कंद वाली फसलों को 10 कुंटल कंदों को बोने के लिए 1 किलोग्राम जैव उर्वरक को 10 लीटर पानी में घोलकर 10 मिनट तक डुबोकर उपचारित करते हैं। उपचारित कंदों को तुरंत बो देना चाहिए। मृदा का भी उपचार इसमें प्रमुख स्थान रखता है। 2 से 3 किलोग्राम जैव उर्वरकों को 40 से 50 किलोग्राम कंपोस्ट या खेत की मिट्टी में मिलाकर 1 एकड़ भूमि में बुआई से पूर्व या पहली सिंचाई से पूर्व समान रूप में छिड़काव कर देने से मृदा का भी उपचार हो जाता है। जैव उर्वरकों के लिए मापदंड जो लगाए गए हैं उसके बारे में जो हम ध्यान दें तो विगत वर्षों में जैविक खाद एवं जैविक उर्वरकों का प्रयोग काफ़ी बढ़ रहा है। इसी कारण इसकी मांग में भी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पूर्ति पूरी नहीं होने से नकली या निम्न मानक बाजार में उपस्थित किसानों को उपलब्ध होने लगे हैं, जिससे किसान दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं। किसान कृषि एवं सहकारिता विभाग केंद्र नई सरकार दिल्ली ने जैविक खाद एवं उर्वरकों की गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए जैविक खाद के नाम पर हो रही जालसाजी को रोकने हेतु उर्वरक नियंत्रण संशोधन आदेश 2006 बनाया है। यह आवश्यक वस्तु अधिनियम आदेश 1955 का एक भाग है तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के संशोधन करके इसे शामिल किया गया है। इसका प्रकाशन 24 मार्च 2005 में गजपत्र में किया गया। इसके तहत वर्मी कॉम्पोस्ट, सिटी कॉम्पोस्ट, प्रेस मड एवं जैव उर्वरकों में एजोक्टोवेक्टर, राइजोबियम, एजोलोफियम तथा पीएसबी को आदेश के दायरे में लिया गया है तथा खादों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के मानकों को निर्धारित किया गया है। उर्वरक संशोधन आदेश 2006 में सम्मिलित मुख्य बिंदुओं के बारे में चर्चा करें तो जैव उर्वरकों एवं रासायनिक
उर्वरकों के निर्माण एवं विक्रय के लिए कारोबार प्रमाण पत्र लेने होंगे। जैव उर्वरक जैसे एजोवेक्टर, राइबोजेमियम, एजोफिथियम, पीएसबी तथा सिटी कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट एवं प्रेस मड आदि के मानकीकरण का निर्धारण करना, निर्धारित मानक व निर्देश के नहीं पाए जाने पर इसके विक्रय का खंड 19 के तहत प्रतिबंध लगाना, थैले या पैक पर नियंत्रण द्वारा समय समय पर दिए गए ब्यौरे अंकित करने के साथ ही जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक उर्वरक लिखना अंकित करना आवश्यक होगा। इसके लिए अलग से निरीक्षक की नियुक्ति होगी तथा पृथक रूप में नमूने लेने की प्रक्रिया तथा विश्लेषण करने की विधि का निर्धारण किया गया है। भारत सरकार का राजपत्र भाग 1 खंड 1 उपखंड के प्राधिकार 24 मार्च 2006 को प्रकाशित इस आदेश के तहत ऐसे किसी भी जैव प्रकृति के एक अथवा अधिक अप्रसंस्कृत सामग्री से बने पदार्थ और इसमें अप्रसंस्कृत खनिज सामग्रियां सम्मिलित हो सकती हैं। किसान बंधु, आज के पाठ के माध्यम से हमने आपको यह संदेश दिया कि किस तरह हम बीजों को और जड़ों वाले पौधों को या कंदे वाले पौधों को बीजोपचारित करके मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का उद्देश्य के हेतु विभिन्न प्रकार के कल्चर का उपयोग करके हम मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, जिससे हमारे मिट्टी में जैविक उर्वरकों की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। जो स्थिरीकरण रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभाव के द्वारा हो गया है उसको नष्ट भी किया जा सके। इस तरह की और भी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप लगातार किसान खेती बाड़ी चैनल से बने रहें, जिसके माध्यम से आपको नित्य प्रतिदिन नए लेख के बारे में जानकारी मिलेगी। किसान बंधु, हमारा अगला पाठ होगा बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर, जिसके बारे में हम विस्तृत चर्चा इस चैनल के माध्यम से अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।